in it, like know about different time zones. अरे ये क्या खुल गया, अवेलेबल खुल गया। Chapter 3, Journey to the End of the Earth. अंटार्कटिका की स्पेलिंग ठीक कर लो, ये सी ए के की जगह ANTARCTICA, ठीक है। See now, let us know about life and works of the author. Author कौन था इसका? तिसानी दोषी। कौन है इसका ऑथर? तिसानी दोषी है। So let us know something about her. Are you able to see तिसानी दोषी on my screen? दिख रही है तिसानी दोषी Yes, आपको? sir. देखो स्मार्ट लग रही है ना? तो नोट कर लो फटाफट से। तिसानी दोषी बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1975। कब पैदा हुई थी ये? 9 दिसंबर 1975। इज एन इंडियन पोएट, जर्नलिस्ट एंड डांसर बेस्ड इन चेन्नई। कहाँ की है ये? इंडियन पोएट, डांसर एंड जर्नलिस्ट।
रहने वाली कहाँ की है? चेन्नई की। कहाँ की रहने वाली है? चेन्नई की रहने वाली है। दोषी वॉज बोर्न इन मद्रास इंडिया टू अ वेल्स मदर, यानी इसकी माँ कहाँ की थी? वेल्स की रहने वाली थी। इंग्लैंड के पास एक कंट्री है छोटा सा। एंड गुजराती फादर, और पिताजी कहाँ के थे? गुजरात के थे। शी ग्रेजुएटेड विद अ मास्टर्स डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग फ्रॉम द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। कहाँ से की थी? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएट की थी और वहीं से मास्टर डिग्री ली। दो शी वर्क्स एट अ फ्रीलांस राइटर, कैसे काम करती है? फ्रीलांस राइटर के रूप में काम करती है। एंड वर्कड विद कोरियोग्राफर चंद्रलेखा। पहली बार ऐसा तुम लोग देख रहे होंगे कि कोई राइटर होकर के वो क्या है? डांसर भी है। क्योंकि मोस्टली राइटर्स डू नॉट ऑप्ट द प्रोफेशन ऑफ डांसिंग, डांसिंग का प्रोफेशन ऑप्ट ही नहीं करते, लेकिन ये बहन जी देखिए डांसर भी है, जर्नलिस्ट भी है, और पोएट तो है ही, राइटर तो है ही। हर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कंट्रीज ऑफ द बॉडी, क्या था फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन? कंट्रीज ऑफ द बॉडीज was launched in 2006 at the Heian Way Festival of a platform with Seamus Honey, Margaret Atwood and others. खैर बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ना, इनके बारे में पढ़ते पढ़ते में शाम हो जाएगी। Now let us come on the title of the story. Title of the story: Journey to the End of the Earth. The story is a travel log. क्या है ये? ये travel log है। Do you know what travel log means? Do you know what travel log means? किसी को पता ट्रैवल लॉग का मतलब क्या होता है? ट्रैवल लॉग मीन्स अ स्टोरी अबाउट अ ट्रैवल। आई मीन तिसानी दोषी traveled to the continent Antarctica, and in this story she has experienced her, she has write down about her experience that she had during her visit to Antarctica. इसीलिए क्या है? एक ट्रैवल लॉग है, यानी इन हिंदी वी कॉल इट यात्रा वृतांत। व्हाट डू वी कॉल इट? यात्रा वृतांत। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? जर्नी टू द एंड ऑफ, जर्नी यानी तुसानी दोषी ने जर्नी की थी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंड ऑफ द अर्थ क्यों कह रहे हैं? एंड ऑफ द अर्थ इज सैड बिकॉज व्हेन यू रीच अंटार्कटिका यू फॉरगेट ईच एंड एवरी वर्ल्डली थिंग्स। No worldly thing works there in Antarctica. You feel apart and separated from the earth. No hoarding, no poster, no advertisement, no Wi-Fi, no internet, no mobile signal, no market, no shopping mall. Nothing is visible there. Only peace and white ice is visible. Ice is there as far as your eyes can see. Everywhere it is ice. और दिखेंगे तो आपको पेंगुइन्स दिख जाएंगे वहां पर। क्या दिख जाएंगे? पेंगुइन्स दिख जाएंगे। और पेंगुइन्स के अलावा बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, यानी बड़े बड़े आइसबर्ग्स के ऊपर आपको रेस्ट करती हुई सील दिखाई दे सकती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई दे सकती हैं। इनके अलावा और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। नाउ मोर ओवर यू कैन से दैट डिफरेंट कंट्रीज आर doing some experiment in Antarctica because they want to find out the clues about the past life of human being, because you know the evidence of the human history can be found out from the land of Antarctica. You can find out present, past and future from Antarctica only. Antarctica will tell you what will happen in future and it will tell you what happened in past. क्या हुआ था पास्ट में, सारी की सारी खोजें हैं, सारे के सारे जो कार्बन रिकॉर्ड्स है ना, दैट आर बरीड इन द आइसबर्ग ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के आइसबर्ग में दबे हुए हैं। ये हो गई आपकी क्या टाइटल और थीम क्या है? थीम यही है कि इट इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंटार्कटिका, a coldest and driest continent where you can find yourself separated from the world. You can also feel that it is the end of the world. There is no world here because no human activity is visible there. That is why it is called Journey to the End of the Earth.
नो अबाउट अंटार्कटिका द कोल्डेस्ट एंड ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कोल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा ठंड रहती है, ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय सिवाय बर्फ के। नो अबाउट जॉब ग्रीन, जॉब ग्रीन वाज अ मेंबर ऑफ कनाडा हु स्टार्टेड अ प्रोग्राम नेम्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी ये वो बंदा था जिसने जो है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें वो क्या करता था कि आप जैसे क्यूरियस स्टूडेंट्स को वो कहाँ ले जाता था, एंटार्क्टिका में ले जाता था, सो दैट यू पीपल में डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग इन अंटार्क्टिका यू विल डू सम ग्रेट चेंजेस on this earth, so that our environment may be saved by the efforts of the young minds only, because you know young minds are the future of the world, not only of the country, but they are the caretaker, they are the lifesaver, and they are the future of the world अगर जिम्मेदारी लेते हैं। What happened that earlier Geoff Green used to take some retired people, some celebrities, but when he saw that these people come only as a purpose of having a trip and जस्ट टूरिज्म, वो टूरिज्म के पर्पज से आते थे और वो उनसे पैसा तो कमा लेता था, बट दे गेव नथिंग, बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आई मीन दे डिड नो इम्प्रूवमेंट, उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं किया था। दैट इज वाई जॉब ग्रीन डिसाइडेड टू टेक द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स कम से कम आकर के कुछ तो एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ तो जो है चेंजेस लेकर के आएंगे, तो इसीलिए उसने स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चलाया। स्टूडेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स हाई स्कूल के, जिनमें से आपकी किसानी दोषी भी एक थी, किसानी दोषी भी इसी के प्रोग्राम के थ्रू गई थी। अच्छा, आइस का मतलब अंटार्कटिका की आइस, कहाँ की आइस, अंटार्कटिका की आइस। अच्छा, नो अबाउट लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, यानी ऐसा माना जाता है कार्बन रिकॉर्ड के हिसाब से और अंटार्कटिका में रिसर्च करने के हिसाब से कि ह्यूमन को अर्थ पर आए हुए महज कितने साल हुए हैं, 12,000 ईयर्स। कितने हुए हैं, 12,000 ईयर्स हुए हैं। और इन 12,000 ईयर्स में हमने कितनी उथल पुथल मचा दी है, यानी इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने, इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन ने एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और इससे पहले जो है क्या हुआ था, उन सब के बारे में बताऊंगा। जैसे कि नरेटर त्रिसानी दोषी टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, के अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई होगी और किस तरीके से आज का जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, जो आज हमें दिखता है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, उस चीज के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट अबाउट एंड वोकैबुलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एनहांस एलएसआरडब्ल्यू ऑब्वियसली सी बात है। एंड डिफरेंट टाइम जोन्स, इसकी डिफरेंट टाइम जोन्स। डू यू नो समथिंग अबाउट टाइम जोन्स? डू यू नो समथिंग अबाउट टाइम जोन्स? इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटा गया है। जैसे कि हमारा जो टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, जो जीएमटी से 5.5 घंटे के डिफरेंस से चलता है, समझ गए? तो यूरोप का टाइम जोन अलग है। और आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, आई मीन एपी से लेकर के, और आप गुजरात आते हैं तो लगभग लगभग आपको 1.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इसी डिफरेंस को कहा जाता है टाइम जोन्स। जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं ना, जैसे कि आप रसिया की बात कर लो, आप कनाडा की बात कर लो, आप यूएसए की बात कर लो, इनको अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है। इंडिया का तो खैर एक ही है, 82 समथिंग, 82 से लेकर के कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अभी जब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगा ना तब आपको बढ़िया से समझा दूंगा। तो नैरेटर इसके अंदर पूरी की पूरी अपनी जो जर्नी थी ना, चेन्नई से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। सबसे पहले जो है कार में गई, कार में जाने के बाद फिर जो है शिप में गई, शिप में जाने फ्लाइट में भी गई, फ्लाइट के बाद शिप भी लिया उसने। इस तरह से बताती है कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट चेक पोस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स को क्रॉस किया, और फाइनली मैंने जो जब कदम रखा ना अंटार्कटिका की लैंड पर, तो मुझे एक अलग ही आभास हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया से बिल्कुल कट चुकी हूँ, दुनिया, क्योंकि दुनिया जैसी कोई एक्टिविटी वहाँ पर हो ही नहीं रही थी। जैसे कि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं थी। कंप्लीट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाज देयर। इन सारी चीज़ों को बताती है तिसानी दोषी। ऑलराइट, नाउ लेट मी समराइज द स्टोरी।
यानी narrator started her journey in a Russian research vessel named Akademik Shokalsky. क्या नाम था? AKADEMIC Shokalsky, SHOKALSKY. What is this? This was a Russian research vessel. समझ गए क्या है अकादमिक शोकाल्स्की? Heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world. कहाँ की तरफ जा रही थी? Coldest, driest and windiest continent of the world. कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है आपका अंटार्कटिका. अंटार्कटिका. My journey began 309 degree north of the equator in Madras. कहाँ से स्टार्ट की थी? 309 मद्रास. 309 ये टाइम जोन है. And involved crossing 9 टाइम जोन्स. कितने टाइम जोन्स क्रॉस किए नरेटर ने? 9. यानी मद्रास से लेकर अंटार्कटिका तक 9 टाइम जोन क्रॉस किए थे. और इसमें 6 चेक पॉइंट थे. कितने? 6 चेक पोस्ट. चेक पोस्ट वो होते हैं जो किसी जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं ना, उन्हें चेक पोस्ट कहते हैं. जैसे कि हमें इंडिया से पाकिस्तान जाना होता है तो बाघा बॉर्डर पर हमारा चेक पोस्ट आता है. एक यहाँ राजस्थान में मुनाबाब के पास आता है, गुजरात में आता है. तो ये सब क्या है? चेक पोस्ट हैं. तो 6 चेक पोस्ट, 3 वाटर बॉडीज, 3 वाटर बॉडीज हैं. और क्या क्रॉस किया था? एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर. और 3 के क्या? इकोस्फेयर. तो ये चीजें शामिल थी उसकी जर्नी में नरेटर की. By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in the combination of a car, aeroplane and a ship. यानी कितना टाइम लगा था इसको? 100 घंटे का. जिसमें क्या क्या जर्नी शामिल थी? कार, एरोप्लेन एंड शिप. ठीक है. अब देखो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी अंटार्कटिका किस तरीके से हिस्ट्री का पार्ट है मैं आपको बताता हूँ. देखिए अकॉर्डिंग टू द सोर्स अर्थ वाज जस्ट लाइक अ राउंड स्फीयर. ठीक है. दैट वाज कॉल्ड पेंजिया. क्या कहा जाता था इसको? आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में पेंजिया. आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ, अच्छा इसके ये देखिए ये इस तरीके से था. तो ये तो पूरा क्या था? ये सॉलिड था. और इसके चारों तरफ ये क्या था? ये पानी था. समझ गए? इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको नाम बताऊंगा. आफ्टर सम टाइम व्हाट सो हैपेंड दैट अ ग्रेट कोलाजन टुक प्लेस. क्या हुआ? एक ग्रेट कोलाजन हुआ जिसकी वजह से पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई. किसमें डिवाइड हो गई? 2 पार्ट में डिवाइड हो गई. जिसका एक पार्ट क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड. और दूसरा पार्ट क्या कहलाया? अंगारा लैंड. ठीक है. ये हिस्ट्री का पार्ट है. यानी कि 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट अमेलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट. आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. देखिए मैंने गलत डिवाइड कर दिया इसको आप ऐसे डिवाइड कीजिए. समझ गए? और इनके जो इधर वाला जो पानी था वो कहलाया आपका टेथिस सागर. क्या कहलाया? टेथिस सी. ठीक है. इस सागर का मुझे याद नहीं, जो मैंने बताया था ना कि इसके चारों तरफ पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था. मुझे नाम आ जाएगा तो मैं कल बता दूंगा आपको नाम याद.
ठीक है, तो ये आप ये समझो कि ये इस तरीके से डिवाइड था। इसको ऐसे काट देता हूँ, मैं ऐसे हटा देता हूँ। ये ऐसे डिवाइड हुआ, जिसका आपका सदर्न मोस्ट सुपर कॉन्टिनेंट अमेलगमेटेड कॉन्टिनेंट वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट है, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, ये ऐसे जाएगा। तो एक मिनट, सी दिस इज पेंजिया, ग्रेट खलाइजन हुआ। अब ग्रेट खलाइजन हुआ तो यहाँ पर आपका गोंडवाना लैंड, यानी कि द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रेट कॉन्टिनेंट्स। एक था आपका अंगारा लैंड, ठीक है। तो नैरेटर बता रहा है कि 650 मिलियन ईयर्स पहले लगभग लगभग एक बड़ा जो है कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ था, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। और वो वास्तव में जो है कई वर्षों तक जो है फलता फूलता रहा। सेंटर रफली ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ पर था, ये आज के अंटार्कटिका के जगह पर था। कहाँ पर था, आज के अंटार्कटिका के प्लेस पर था। अच्छा, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब जो है चीजें बहुत अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, जिस तरह से आज इंसान है ना, तब तक जो इंसान नहीं आया हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और क्लाइमेट बहुत गर्म हुआ करता था। हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना फॉर 50 मिलियन ईयर्स, यानी लगभग लगभग 50 मिलियन ईयर तक ये कॉन्टिनेंट क्या रहा, एग्जिस्टेड रहा। जिसमें आपके ध्यान होगा आपको कि डायनासोर्स वगैरह फलते फूलते थे। For 50 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out, लेकिन जैसे ही डायनासोर का वाइप आउट होना शुरू हुआ था, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और मैमल्स का धरती पर आना शुरू हुआ ना, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, यानी ये जो लैंड मास था ना, जो दो बड़े कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो रखा था, इट वाज फोर्स्ड टू डिवाइड इनटू ग्रेट कंट्री दैट वी सी टुडे, यानी क्या, ये 7 महाद्वीपों में बंटना शुरू हो गया, टूट गया। जो आज हम जैसे देखते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से टूटना शुरू हुआ। To visit Antarctica now is to be a part of that history, यानी नरेटर के लिए अंटार्कटिका को विजिट करना उस हिस्ट्री का ही एक पार्ट था, और वो जानना चाहती थी एक्चुअली में इसके बारे में। तो वहां जाकर के उसने बहुत कुछ सीखा भी था, और उसे समझ भी आया था कि अंटार्कटिका देखो दुनिया से कितना अलग है, जहाँ पर ह्यूमन मार्कर्स कुछ भी नहीं है, कोई ट्री नहीं है, कोई बिलबोर्ड नहीं है, कोई होर्डिंग्स नहीं है, कोई अर्थली सेंस है ही नहीं, पर्सपेक्टिव एंड टाइम ईयर कुछ भी नहीं चलता। विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मैजेस एंड माइट्स, यानी जो जैसी चीजें अर्थ पर मिलती हैं, जैसी चीजें हमारे ग्लोब पर मिलती हैं, वैसी चीजें बिल्कुल भी अंटार्कटिका पर नहीं मिलती, यानी कि अंटार्कटिका बाकी के महाद्वीपों से कैसा है, डिफरेंट है। अब उसने जो वहां पर नोटिस किया था, वो एक और चीज खास नोटिस की थी कि ह्यूमन इम्पैक्ट कितना हुआ है इस पर। अब ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करो तो ह्यूमन का जो अराइवल हुआ था धरती पर, वो लगभग लगभग 12,000 साल पहले, जिसे जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये तुच्छ से साल है। कैसे हैं, तुच्छ से साल है। लेकिन इन तुच्छ से सालों में हमने बहुत बड़ा जो है क्या कर दिया है, रक्कस पैदा कर दिया है, यानी उथल पुथल पैदा कर दिया। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, एनवायरनमेंट को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। हमने जो गांव बसा लिए, शहर बसा लिए, कस्बे बसा लिए, नगर बसा लिए, महानगर बसा लिए, पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई चली जा रही है, और जिसकी वजह से जो ग्रेट चेंजेस आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम, आज की जो डिबेट है ना, वो सबसे बड़ी क्या है, क्लाइमेट चेंज की डिबेट हो रही है। बात करें कि एक और प्रोग्राम था जिसके तहत गई थी, वो प्रोग्राम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन सोकाल्स्की, यानी सोकाल्स्की शिप का नाम मैंने बता ही दिया था, जिस पर सारे के सारे स्टूडेंट्स गए हुए थे। एम्स टू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसका एकमात्र उद्देश्य था कि बच्चों को यहाँ पर ले जाया जाए, ताकि बच्चे अपनी समझ को विकसित कर सकें, और जो है अंटार्कटिका के बारे में सोच समझ करके इन चीज़ों को अपने अर्थ पर एप्लीकेबल कर सकें, ताकि जो है हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम है ना, उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सके। अच्छा, ये जो प्रोग्राम था वो जॉब ग्रीन ने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। पहले वो क्या करता था कि सेलिब्रिटीज और रिटायर्ड और रिच पीपल को लेके जाता था, लेकिन वो बदले में उसे कुछ भी नहीं देते थे।
तो बाद में उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं बच्चों को लेकर के जाऊं। अच्छा, वॉक ऑन द ओशन, यानी कि आपको भी देखने में अजीब सा लग रहा हो कि कोई ओशन पर कैसे वॉक कर सकता है। हाँ, ओशन पर वॉक कर सकता है, लेकिन ये ओशन कैसा है, लिक्विड में नहीं है, ये ओशन सॉलिड की फॉर्म में है। आई मीन द कंप्लीट एंड एंटायर वाटर ऑफ द ओशन इज फ्रोजन। तो इसीलिए नरेटर ने इस पर वॉक किया था। माई एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ such epiphanic, but the best occurred just short of the Antarctica Circle at 655.55 degrees south. Sokalsky had managed to wedge herself into a thick white ice sheet. चलना मैनेज कर लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद सोकाल्स्की को रोक दिया गया क्योंकि जो दरारें आने लग गई थी। तो हम सब लोग उतर गए थे और उतर के हम सब ने क्या करना शुरू किया था, हमने सब ने बर्फ पर चलना शुरू किया था। तो इस तरीके से नरेटर अपने ट्रेवल लॉग का डिस्क्रिप्शन देती है। ऑलराइट, टाइम भी हो गया आपका और आपकी समरी भी हो गई है। ठीक है, टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन द समरी ऑफ द चैप्टर। क्या करना है आज आपको, चैप्टर की समरी लिखनी है। फाइन, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? सर चैप्टर की कौन समरी लिखता है? चैप्टर की समरी कौन लिखता है? बच्चे लिखते हैं। सर पोएम की तो लिख भी देते हैं सर, चैप्टर की कौन लिखता है? चैप्टर की बच्चे लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, बच्चे लिखते सर हैं। मैं तो नहीं लिखूं। लिख देना बेटा, लिख देना, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे लिख देना। चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर प्लीज।